सोचिए शाम का टाइम है, बारिश हो रही है, आप अपने घर में आराम से बैठे पकौड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और आपके पास एकदम से एक ऐसा मैसेज आता है। आप देखते हो कि आपके अकाउंट में से कुछ बैलेंस डेबिट हो गया है, लेकिन आपने ना कोई स्कीम लगाई है, ना आपने कोई साइन किया है, ना आपने कोई पॉलिसी लिया है। तब आप क्या करोगे? आप घबरा जाओगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस कट जाता है। आपको सीधे बैंक में जाना है, उनसे पूछना है कि मेरे अकाउंट से बैलेंस कैसा कटा? लेकिन वो आपको सीधा जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट से जो कट रहा है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो होती है उसके 436 रुपये कट रहे। ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मुझे अपने राइट्स पता थे। मैंने लगा दी बैंक के खिलाफ आरटीआई। तो ये काम आप भी कर सकते हो। और मेरे केस में क्या हुआ सारा का सारा आज हम पता करेंगे। तो सबको जय श्री राम जी, मैं संदीप मिल और स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। तो मेरे पास जैसे ही मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से 436 रुपये कट गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने कोई ऐसी स्कीम नहीं लगवाई है। ठीक है, तो ये कैसे कट गया? तो मैं गया 3 दिन के बाद बैंक में। तो अब होना तो ये चाहिए था कि बैंक बता देता कि आपके पैसे कैसे कटे हैं और आपके पैसे रिफंड भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कोई भी स्कीम नहीं लगवाई थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मैं गया तो पहली बात तो कोई अटेंड करने को तैयार नहीं था। पूरा सुबह 10 बजे मैं पहुंच गया था। तो कोई भी अच्छे तरीके से बात नहीं की। जब मैंने बोला कि मेरे अकाउंट से इतने रुपए कटे, मैंने उनको मैसेज दिखाया कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट गए, किस चीज़ के कटे हैं। तो पहले पर्सन ने बोला कि आप दूसरे अकाउंट पे चले जाइए। वहाँ जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कटे हैं और ये गवर्नमेंट की स्कीम है। मैंने बोला कि मैंने ये स्कीम नहीं लगवाई। तो उन्होंने बोला ये गवर्नमेंट की स्कीम है और ये गवर्नमेंट लगाती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी वर्डिंग थी। लेकिन इतना मुझे पता है कि, और ये आपको भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कभी भी आपके अकाउंट से कोई ऐसे ऑटो डेबिट नहीं कर सकती जब तक कि आप उसको ऑथराइज ना करो, आपका कंसेंट ना हो। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, कैसे पैसे कैसे कट गए और मुझे तो रिफंड चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप मैनेजर से बात कर लीजिए। मैं गया मैनेजर के पास। तो मैनेजर ने भी टाल मटोल कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम है, ये तो सभी के में लगती है और आपका फ़ायदा है, आपको जो इसका इंश्योरेंस मिलेगा, आपको इसका क्लेम मिलेगा। तो मैंने बोला कि आप ये एक बात बताइए, ये जो स्कीम है इसका जो बेनिफिट मुझे मिलेगा, लेकिन ये जो स्कीम है ये एक अकाउंट में ही लगाई जा सकती है एक पर्सन के। अगर मैं एक से ज़्यादा अकाउंट में मेरे लग जाएगी तो क्या मुझे दोनों का क्लेम नहीं मिलेगा? क्या मुझे दोनों का क्लेम मिलेगा? तो इसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रहे कि आपका फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा मुझे ये पैसे वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए पैसे वापस हम पहले तो कहते रहे कि नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे वगैरह, कि चलो करा देंगे हम, आप अप्लीकेशन फॉर्म भर के दे दीजिए। मैंने अप्लीकेशन दे दी, वो स्कीम हट गई। मैंने किए पूरे 30 दिन इंतज़ार कि मेरे जो रिफ़ंड है वो आएगा। स्कीम तो मेरी उसी वक्त कट गई, लेकिन मेरा रिफ़ंड नहीं आया। उसके बाद जब मुझे पता चला कि रिफ़ंड नहीं आया है, तो मैं बैंक जाने के बजाय, क्योंकि बैंक में तो मैंने जाके देख लिया था, उन्होंने अच्छे तरीके से बात नहीं की, इधर-उधर घुमाते रहे। तो अब जो बारी थी मेरे राइट यूज़ करने का। तो मैंने जो राइट यूज़ किया वो किया आरटीआई का। आरटीआई आप सभी को पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी हमने बनाई है कि आरटीआई एक्ट क्या होता है। वो वीडियो आप जाकर हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने लगा दी बैंक के खिलाफ आरटीआई। आरटीआई है वो बिल्कुल फ्री है, सिर्फ 10 रुपये आपके लगते। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके वो 10 रुपीज़ भी नहीं लगते। आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की जानकारी ले सकते हो। अब यहाँ पे बात सिर्फ बैंक की नहीं हो रही है, आपके साथ ये काम किसी और डिपार्टमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई गड़बड़ आ गई और वो उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से आपको कोई दिक्कत है, या फिर आप मान लो जो हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे आपका काम नहीं होता, तो उनके खिलाफ भी आप आरटीआई लगा सकते हो। और आरटीआई कोई ऐसा नहीं है कि आप मुकदमा दर्ज करा दो किसी, ये सिर्फ आपका राइट है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, कि मान लो कोई डेबिट हो गया जैसे मेरे केस में हुआ, या आपको कोई प्रोसीजर जानना है, आपको जानना है कि ये चीज़, मान लो आप पीडब्ल्यूडी में लगाते हो, आप बोलते हो कि ये जो सड़क बनी इस पे कितना खर्च हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके की तमाम जानकारी आप ले सकते हो। आप पीएमओ में जानकारी ले सकते हो कि भाई इस चीज़ पे कितना खर्च होता है, जो नेता है उनको क्या-क्या फंड मिलते हैं, ठीक है? तो ये सभी जानकारी जो होती है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी एंटिटीज़ आती हैं, उन सभी में आप आरटीआई जो लगा सकते हो और आप जानकारी ले सकते हो। अब इसके 2 तरीके होते हैं करने के, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन सबमिट करोगे, ऑफलाइन में आप ऑफलाइन लेटर लिख के उसको आप पोस्ट ऑफिस में डाल दोगे। तो ये 2 तरीके होते हैं आरटीआई फाइल करने का। अब ऑनलाइन आरटीआई किस तरीके से भरते हैं?
वो सारा हम जानेंगे कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में आपको एक-एक स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से आरटीआई लगाई जाती है, और मैंने जो आरटीआई लगाई है, उसमें मैंने क्या-क्या लिखा था। तो देखिए, आरटीआई फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन आरटीआई, या खाली आप आरटीआई भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ऑनलाइन आरटीआई लिखने के बाद यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ से आप कर दोगे फर्स्ट लिंक पर क्लिक। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके देखिए, ये जो है ऑनलाइन आरटीआई की वेबसाइट है। ये देखिए, rti.online.government.in। तो एक आपको सबसे पहले जाना है सबमिट रिक्वेस्ट पर। यहाँ पर आप क्लिक करोगे सबमिट रिक्वेस्ट। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके पास नीचे आ जाएगा। ये देखिए, आपके पास जो गाइडलाइंस दी गई कि कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती है। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस आपको पढ़ लेनी है एक बार, और यहाँ पे जाके आपको लास्ट में यहाँ पे कर देना आपको टिक, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबो गाइडलाइंस, और उसके बाद यहाँ पे कर देना है सबमिट। तो सबमिट करने के बाद देखिए, इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ये सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म जो ओपन हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो होगा आगे जो एप्लीकेशन भरी जाती है। तो लॉगिन करने में आपको सबसे पहले यहाँ पे डालनी है आपकी ईमेल आईडी। जैसे मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे पहले ही डली है, और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल भी सकते हो, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। देखिए, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है सिर्फ वही मैंडेटरी है, वही जरूरी है। जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है, उसको आप छोड़ सकते हो। तो इसको आप मान लो छोड़ दोगे मोबाइल नंबर को, और यहाँ पे आप भर लोगे सिक्योरिटी कोड, जो कि यहाँ पे है हमारे पास RU7C2 और I, और यहाँ से आप कर दोगे सबमिट पे क्लिक। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी कहाँ पे जाएगा आपके पास? ईमेल पे। जो ईमेल आपने एंटर किया था, उसके पास आपके पास ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी चेकआउट कर लेते हैं हम। देखिए, ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे ओटीपी। तो देखिए, यहाँ पे ओटीपी डालते ही, यहाँ पे ओटीपी डाल के और यहाँ पे कर देंगे सबमिट पे क्लिक। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर आपके पास आ चुका है ऑनलाइन ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ से आप आरटीआई डाल सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, पब्लिक अथॉरिटी डिटेल, यानी कि जिसके ऊपर आपको आरटीआई लगानी है, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पे आप पब्लिक अथॉरिटी को सर्च भी कर सकते हो जिसकी आपको लगानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वैसे दिए भी गए आपके पास डिपार्टमेंट जोन जोन से भी हैं, देखिए, ठीक है। अब जो बैंक के खिलाफ जो मैंने आरटीआई लगाई थी, वो किसके अंदर आती है? फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। यहाँ से करेंगे सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है वो, ठीक है। बैंक था, तो यहाँ से आप बैंक सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका बैंक है, ठीक। जिस बैंक के भी आप में आपको आरटीआई लगानी है, वो बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो मेरी एसबीआई में थी, आपके किसी और में भी हो सकती है, या फिर आपके किसी और डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब बैंक में क्या होता है, बैंक में आपका जो है, मान लो आपका कुछ क्षेत्र के अंदर है, कुछ क्षेत्र की एक पर्टिकुलर ब्रांच आपकी सिलेक्ट नहीं होगी, उसका होता है सर्कल सिलेक्ट, ठीक है। उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप बैंक वालों से पूछ भी सकते हो कि आपका जो बैंक है वो कौन से सर्कल में आता है। तो मेरा जो बैंक था वो चंडीगढ़ सर्कल में आता था, तो मैंने यहाँ से चंडीगढ़ सर्कल के ऊपर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विद, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वार्निंग भी दे रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो चंडीगढ़ सर्कल में जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गलती से कुछ क्षेत्र भर देते हो, करनाल भर देते हो, तो हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है, वो आरटीआई की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी जो मैंने भरी थी वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, अगर आपको एसएमएस चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी कंफर्म कर देनी है। यहाँ से ईमेल आईडी कंफर्म करते ही देखिए, यहाँ पे सारी डिटेल मेरी आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने फॉर्म में भरी, इसलिए मेरी पहले आ गई, नहीं तो आपको तो एक एक डिटेल यहाँ पर डालनी होती है। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाती है। तो देखिए, यहाँ पे डिटेल हमने डाल दी। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह डाल के स्टेट अपने आप हो गया सिलेक्ट मेरा, वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है स्टेटस। स्टेटस में क्या है आपके पास, रूरल है या फिर अर्बन है, ठीक है। तो मेरा रूरल में पड़ा था, मैंने रूरल कर दिया। उसके बाद
अब ये देखिए यहाँ पे कोई भी स्टार नहीं लगा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल आउट करना है। अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है? अगर आप इसको भरना चाहो तो भर एजुकेशन स्टेटस में लिटरेट या इलिटरेट, ठीक है? लिटरेट का मतलब पढ़ा-लिखा और इलिटरेट का मतलब जो अनपढ़ है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आते हैं रिक्वेस्ट डिटेल्स। रिक्वेस्ट डिटेल में देखिए क्या है, ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन फाइल आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट हो गया, यानी कि सिर्फ जो इंडियन है, इंडियन सिटीजन्स है, वही आरटीआई जो फाइल लगा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास है इज द अप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो अप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन भर रहे हैं, जैसे आप भर रहे हो, कि क्या वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नो सिलेक्ट करते हो तो आपको पता है कि 10 रुपीज़ की फीस जो आपको पे करनी होगी। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपको इसमें अपना बीपीएल कार्ड की जो अटैचमेंट लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे दे दिया यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ रेट 100 रुपीज़, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आता है आपके पास मेन, कि जिस बारे में भी आपकी एप्लीकेशन होने वाली है, ठीक है? जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डालते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप कुछ भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे मान लो मैंने लिखा है बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में, आप हिंदी में भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? चाहे तो आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो कि जैसे आपको अगर अच्छे तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करना था, तो आप ऐसे लिख दीजिए कि मेरा नाम ये है, ठीक है? और मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मान लो, ठीक है? वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान क्या रखना है कि आपको जैसे ही यहाँ पे दिए गए हैं कि ओनली अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, ए से जेड, यानी कि कैपिटल, स्मॉल, ए 0 से 9 नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, ये सिर्फ यही इसके अंदर अलाउड होंगे। अगर इनसे अलग आप कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर लिख दोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी, ठीक है? आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मेरे केस में भी क्या हुआ कि मैंने जो पहले जो फॉर्मेट मैंने बनाया कि मुझे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी थी, उसमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है? तो इसलिए अगर मैं इसमें लिखता क्या पता टाइम आउट हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने उसको वर्डपैड में लिखा पहले, उसके बाद मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे डाला। लेकिन जैसे ही मैं उसको यहाँ पे कॉपी करके डाला तो बार-बार इसमें क्या दिखा था कि ये जो करैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? इनसे इनसे अलग आपने कोई करैक्टर यूज़ किया है, और आपकी जो पहले आप उस करैक्टर को हटाइए फिर आपकी फाइल सबमिट होगी। लेकिन बार-बार करने के बाद भी वो नहीं हुआ है, तो मैंने देखिए उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि यहाँ आपके पास आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, नाम से एप्लीकेशन है, तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। तो अगर आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि आपने वर्डपैड में उसको पहले लिखा है और यहाँ पे वो सबमिट नहीं हो रहा है, या फिर आपने इसमें लिखा है फिर भी सबमिट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, वर्डपैड में उसकी एक वर्डपैड में यानी कि उसको बना लीजिए, उसकी पीडीएफ बना लीजिए, या तो शायद ये वर्डपैड का भी ले लेगा आपके पास, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे आप सीधा से क्या लिख सकते हैं कि फाइंड अटैचमेंट, आप सीधा से यहाँ पे लिख सकते हो कि फाइंड अटैचमेंट, की आप अटैचमेंट फाइंड कर लीजिए। वैसे तो उनको पता है कि भाई अटैचमेंट जो भी आएगी वो भी इसमें कंसीडर की जाएगी। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे भरने के बाद आप यहाँ पे भर दोगे जो सिक्योरिटी कोड होगा FV, यानी कि यहाँ पे जो भी दिया गया FV3GS और 9, ये करने के बाद आप यहाँ पे करोगे मेक पेमेंट पे क्लिक। आर यू श्योर वांट टू सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट, की क्या आप श्योर हो, तो यहाँ से आप कर दोगे ओके पर क्लिक कर देंगे दोबारा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया डू नॉट यूज रिफ्रेश एंड बैक बटन ऑफ ब्राउजर, यानी कि यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है। और पेमेंट के आपके पास क्या-क्या ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट, डेबिट और रुपे कार्ड है। तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया कि कौन-सा जो आपको मेथड लेना है। यहाँ से पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक कर दोगे। तो यहाँ से अलग-अलग तरीके जो हैं, जिनसे आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे केस में यहाँ पे नहीं आया क्योंकि मैंने पहले ही सिलेक्ट किया था, नहीं तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन ओपन हो जाएँगे कि किस-किस के थ्रू आप, यानी कि डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, ठीक है? उनके थ्रू यहाँ पे आपके पास आ जाता है। लेकिन मैंने पहले ही फिल आउट किया था, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन आया, और यहाँ से जैसे ही हम पे के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, डायरेक्टली टू एसबीआई पेमेंट गेटवे फॉर पेमेंट।
मेरा एसबीआई से बैंक से था, तो उस पे मेरा पहुँच गया था अपने आप। तो वहाँ से आप पेमेंट करने से ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम पे पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं, तो मेरे पास नोटिफ़िकेशन चली जाती है और मैं उसकी पेमेंट कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। ये यानी कि जो इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो गई है, तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ या फिर यूपीआई के थ्रू भी कर सकता हूँ, जैसे ये है। ठीक है, यूपीआई के थ्रू कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से पेमेंट करता हूँ, तो जो मेरी फ़ाइल है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाती है। और तो अगर बात करें मेरे केस की, तो जैसे ही मैंने आरटीआई लगाई, तो मैंने आरटीआई लगाई थी सैटरडे को, और मंगलवार को ही मेरे पास उसका जवाब आना स्टार्ट हो गया। जवाब किस तरह का, जवाब तो ये आना चाहिए था कि मेरा आरटीआई का जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, वो फ़ोन करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें होती है। तो फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया कि आपने बैंक के साथ एक आरटीआई लगाई है, आप बैंक में आ जाइए और आपका जो इश्यू है वो रिज़ॉल्व कर देता है। तो भाई मैंने बोला कि बैंक में मैं तो आया था, जब ये स्कीम लगी थी तो मैं बैंक आया था, और आपने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया, तो बैंक में तो आने का कोई तुक नहीं बनता। अब तो आप आरटीआई का जवाब दे दीजिए। तो कहते हैं जी नहीं जी, इस तरीके से नहीं होगा, आरटीआई का जवाब तो देखिए ऐसा है जी। अब जो लोग पहले ये बोल रहे थे, जो एम्प्लॉय पहले ये बोल रहे थे कि तो गवर्नमेंट स्कीम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो अब उनके बोल बिल्कुल ही बदल गए। अब वो कहने लगे जी देखिए ये तो होता तो बैंक से ही है जी, आपको पता ही है। पहले क्या बोल रहे थे कि बैंक का कुछ हाथ ही नहीं है जिसमें, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है, अपने आप लग जाते हैं जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब उनके सुर बदलने स्टार्ट हो गए, वो कहते हैं जी नहीं जी, गवर्नमेंट का नहीं है जी, ये है जी कि ऊपर से आता है, टारगेट आता है, हमें करना पड़ता है जी। और ये एक चेन उठती है, चेन सिस्टम होता है जी। ऐसी बातें जो बेतौर बातें इस तरीके से बताने लग गए बहुत सारी। तो अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब देते तो मैं आपको बताता, क्योंकि इस तरह की कोई भी जो स्कीम है, जो बैंक जो गवर्नमेंट के द्वारा अपने आप नहीं लगाई जा सकती। लेकिन लिखित में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, वो बचते रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे अकाउंट में जो स्कीम वो लग कैसे गई, जब मैंने कोई साइन किया ही नहीं, मेरे कंसेंट के बिना कोई स्कीम कैसे स्टार्ट हो सकती है। मैंने उनसे सीधा सा मांग लिया था कि आप मुझे वो कॉपी दे दीजिए जिसमें मैंने साइन की हो कि मेरे अकाउंट में ये स्कीम लगाई जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि हाँ भाई चलो घुमा फिरा के इस बात को, इस जो इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही ये करते करते लगभग 20-25 दिन मेरे पास फ़ोन आते रहे। 2-3 दिन बाद फिर फ़ोन आ जाता, हफ्ते बाद फिर फ़ोन आ जाता कि आप बैंक आ जाइए। तो मैंने बोला भाई बैंक आने का टाइम देखिए मेरे पास नहीं है, मैं भी ड्यूटी करता हूँ, तो बैंक आने का टाइम जो मेरे पास नहीं है। अगर आप और बैंक आके मैं करूँ क्या, आप जो भी मुझे जवाब चाहिए आप जवाब दे दीजिए। तो फिर बताते रहे जो इसी तरीके से कि जी करना तो हमें ही पड़ता है, स्टाफ का ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करते-करते 20-25 दिन हो गए। अब जब उन्हें दिख रहा है भई ये बंदा तो नहीं मान रहा है, ना ये जो बैंक में आ रहा है, तो कह रहे, तो उन्होंने भी जानकारी निकाल ली इधर-उधर से कि हाँ भई यहाँ का ये बंदा है, और गाँव के आस-पास की जानकारी निकाल ली। तो और लोगों से फ़ोन आने लगे कि भई आपने जो आरटीआई लगाई है बैंक के खिलाफ, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ भई हमसे गलती हो गई, और आप क्या कीजिए कि उसको क्लोज़ करवा दीजिए, कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि मैं सैटिस्फाई हूँ। तो मैंने बोला भाई वो कहाँ गलती मान रहे हैं, गलती तो मेरी निकाल रहे हैं, कि आप लिख के दे दीजिए कि मैं संतुष्ट हूँ। भाई संतुष्ट कैसे हूँ? जो मैंने जवाब माँगा ना आपने जवाब दिया, ना मुझे रिफंड मिला अब तक, ठीक है? तो मैं जो संतुष्ट कैसे हूँ? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और वो तो मेरी ही गलती निकालने पे लग रहे हैं। तो इस तरीके से करते-करते भाई लगभग 25 दिन के आस-पास हो गए। तो जैसे फ़ोन आने लग गए मेरे पास, तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई रिज़ॉल्व कर लेते हैं। तो लेकिन वो क्या कहते थे कि आप लिख के दे दीजिए कि मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है? आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने एक प्रोफ़ार्मा बनाया, ठीक? जो ये आप तो देखिए ये वो फ़ॉर्म था जो मैंने बनाया और बैंक को भेजा, ठीक है? देखिए इसमें क्या-क्या मैंने लिखा था, ये लिख दिया टू ब्रांच मैनेजर, ये लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा कि आई संदीप कुमार होल्डर द एसबीआई सेविंग अकाउंट नंबर, ठीक है? अर्लियर फाइल्ड एन आरटीआई एप्लीकेशन रिगार्डिंग द रॉन्गफुल डिडक्शन ऑफ मनी फ्रॉम माय अकाउंट, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, द बैंक हैज़ नाउ एक्सेप्टेड इट्स मिस्टेक एंड हैज़ रिफंडेड द एंटायर डिडक्टेड अमाउंट, ठीक है? अलोंग विद इंटरेस्ट टिल डेट, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो बैंक है उसने अपनी जो मिस्टेक है वो एक्सेप्ट कर ली है और मेरा रिफंड दे दिया है। जबकि बैंक क्या चाहता था कि मैं ऐसे ही लिख के दे दूँ कि
मैं सैटिस्फाई हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर साफ-साफ लिख दिया कि भई बैंक अपनी गलती माने, ठीक है। तो बैंक ने भी अपनी गलती मान ली और मुझे जो इंटरेस्ट समेत पैसे दे दिए हैं। द रिफंड हैज़ बीन क्रेडिटेड टू माय अकाउंट थ्रू यूटीआर, ठीक है। तो जब बैंक ने वो दे दिया और उसका यूटीआर नंबर भी यहाँ पे नोट आउट डाउन करके मुझे दे दिया। उसके बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने क्या किया, अपने जो साइन वगैरह किए यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखोगे, देखिए यहाँ पर यहाँ पे देखिए ब्रांच मैनेजर के सिग्नेचर और सील, यहाँ पे देखिए स्टंप लगाई और यहाँ पे ब्रांच मैनेजर ने जो साइन किए, उसके बाद मैंने अपने साइन किए। डेट उन्होंने पहले डाल दी, मैंने भी डेट डाल दी और ये जो एप्लीकेशन थी उसकी जो उन्होंने ओरिजिनल कॉपी मैंने उनको दे दी और इसकी कॉपी मैंने कर ली। तो ये था जो ओरिजिनल, जो लास्ट में जिस तरीके से जो आरटीआई की जो रिजॉल्व हुई, वैसे तो इसका होता क्या है कि उनको एप्लीकेशन का वो देना था और लास्ट में हुआ क्या कि जब आरटीआई का जो जवाब आया तो उसमें ये एप्लीकेशन सिर्फ दी हुई थी, ये पेज था और कुछ भी नहीं था। ये सारा काम होने के बाद मेरी आरटीआई जो है वो ख़त्म हुई, यानी कि मेरी आरटीआई का जो टाइम से पहले उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन के अंदर नहीं दिया जाता तो ₹250 पेनल्टी लगाई जाती है पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारा काम हुआ, उसके बाद मेरी आरटीआई जो जो ये फिनिश हो गई, सेटिस्फाई मैं हो गया। और क्या तो मुझे बोल रहे थे कि भाई आप आ जाओ, आ जाओ, तो मैं नहीं गया वहाँ पे, वो खुद ही आए। अब आप देखो, बैंक वाले बोलते हैं कि आप आ जाओ, लेकिन मैंने आरटीआई लगाई, अब गलती उनकी थी, तो वो खुद मेरे पास आए चल के कि हाँ भाई आप साइन कर दीजिए और इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, इस इश्यू को रिज़ॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से आरटीआई जो ये पूरी हुई। तो अगर आपको भी इस तरीके कोई रॉन्गफुल डेबिट हो जाता है बैंक के द्वारा, पहली बात तो आप बैंक में जाइए, ठीक है? उनको बोलिए, वो कर देंगे, वैसे तो होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं कर रहे तो उनको बोलिए कि भई मैं आरटीआई लगा दूँगा, या फिर आप सीधी-सी बात ये बोल दीजिए कि मुझे वो फॉर्म दिखा दीजिए जिस पे लिखा हो कि मैंने ये स्कीम लगवानी है, ठीक? अगर उसके बाद भी वो ना माने, वैसे तो उनको पता है भाई इसको पर्सन को राइट का पता है अपने, ठीक है, और हम ये चीज़ तो दे ही नहीं सकते इसको क्योंकि है ही नहीं, तो वो आपका जो ये रिफंड कर देंगे। लेकिन अगर नहीं होता तब आपके पास आरटीआई का ऑप्शन होता है। और ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ बैंक के लिए नहीं है। आपको किसी भी एंटिटी से अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, जल वाला हो, कोई भी हो, सरकार से आपको कोई दिक्कत है, तो आप उनके खिलाफ, पुलिस से कोई आपको प्रॉब्लम है तो उनके खिलाफ आप आरटीआई लगा सकते हो। इन्फॉर्मेशन मांगना होता है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ये नहीं है कि आपने आरटीआई लगा दी और वो आगे से आप कोई ये कहें कि आपने आरटीआई लगा दी, कैसे आपके ऊपर कुछ उल्टा वो लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में इन्फॉर्मेशन जो मांगने के लिए होता है। तो इस तरीके से आप आरटीआई लगा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जो भी इस तरीके की दुविधा में जो कुछ फँसे हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।